साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि जब आप लोन डिफॉल्ट होते हैं ना, तो आपको कई तरह के नोटिस आते हैं और कई तरह के नोटिस आने पर दिमाग में ये बात रहती है कि मेरे खिलाफ किस किस कोर्ट में क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से कुछ साथियों के इतने फोन आ रहे हैं कि सर ये प्राइवेट कोर्ट क्या है। तो मैंने सोचा कि आज प्राइवेट कोर्ट पर ही नहीं, अपितु एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, आज सभी मुद्दों पर चर्चा कर ली जाए ताकि आपके सामने ये चीज क्लियर हो जाए कि लोन डिफॉल्ट होने पर कौन कौन सी कोर्ट का रोल होता है, कहां कौन सी कार्रवाई होती है। तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करूंगा मैं प्राइवेट कोर्ट के बारे में। तो साथियों, कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर प्राइवेट कोर्ट क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय न्याय शास्त्र में प्राइवेट कोर्ट का कोई विकल्प नहीं है। इस बात को मान के चलिए कि प्राइवेट कोर्ट का कोई विकल्प नहीं है। मुझे एक साथी का फोन आया कि सर प्राइवेट कोर्ट के नाम से एक फोन आया है, एक नोटिस आया है और इसमें लिखा है, उसने मुझे लाइन पढ़ के सुनाई कि यदि आप अपने पेमेंट का सेटलमेंट करना चाहते हैं, कोई पार्शियल पेमेंट जमा कराना चाहते हैं, फुल पेमेंट जमा कराना चाहते हैं, तो आप इस तारीख को इस वीडियो लिंक के साथ जुड़िए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर इस चीज का उद्देश्य इनको अपनी राशि को जमा करवाना है। इस वीडियो लिंक पे जुड़ना नहीं जुड़ना आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप यहां जुड़ते भी हैं तो आप उनका इंटेंशन ये देख लीजिए कि उनका कहना ये है कि यदि आप पेमेंट जमा कराना चाहते हैं तो जुड़िए, अगर आप पेमेंट जमा नहीं कराते तो आगे जो भी लीगल स्टेप होंगे वो हमारे द्वारा उठाए जाएंगे। तो इस नोटिस का जवाब देना नहीं देना आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। मीटिंग में जुड़ना नहीं जुड़ना आपकी व्यक्तिगत इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन मात्र इस नोटिस के आ जाने से आपके ऊपर सीधे ही कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती है। इसके बाद भी अगर ये जाना चाहें तो ये आर्बिट्रेशन की प्रोसेस करेंगे और आर्बिट्रेशन प्रोसेस के मैटर में अपना ये मैटर आ रहा है, अपन यहां पर चर्चा करेंगे। यानी कि यहां पर यदि आपको इस प्रकार का कोई मैसेज आया है और आप जुड़े नहीं जुड़े, उससे आपके राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बात अलग है कि अगर वो सेटल, उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया होता है, आपको लगता है कि आप किसी राशि पे सेटलमेंट करना चाहते हो, आप उस कॉन्टेक्ट पे बात कर सकते हो कि भाई बताओ आप मुझे क्या ऑफर दे रहे हो, और वो कहते हैं कि ये ऑफर है, आप अपना ऑफर रखिए। अगर समझ में आ जाता है तो उनको कहिए कि सेटलमेंट लेटर जारी कीजिए 10 दिन 15 दिन का, मैं सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई कराऊंगा और मैं पेमेंट करूंगा। हो गई बात। बाकी जुड़ना नहीं जुड़ना इस मैटर में मेरा कोई कमेंट्स नहीं रहता। मैं तो खुला कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि जब आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हो आर्बिट्रेटर के मैटर में भी, जब ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो जुड़ के सहमति देने की आवश्यकता है का। तो यहां पर कम शब्दों में मैंने आपको जानकारी दे दी कि प्राइवेट कोर्ट क्या है। बाकी प्राइवेट कोर्ट के नाम का भारत की न्यायिक व्यवस्था में कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है, और न ही ऐसी कोई प्राइवेट कोर्ट संस्थान बनी है जो संस्थान मतलब भारत सरकार से अधिकृत होकर या राजस्थान हाईकोर्ट कोई भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अधिकृत होकर आपको नोटिस भेजती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज को मान के चलिए, ये कोई एक संस्थान हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, एक समूह हो सकता है जो ये काम करता है और इस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया हो सकता है, वो बात की बात है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी, जब हमारा लोन डिफॉल्ट होता है तो रोल किसका आता है? जुडिशियल कोर्ट का। अब जुडिशियल कोर्ट में जैसे आपके ईएमआई बाउंस हुई, सेक्शन 25 का आपको नोटिस आया, आपका चेक बाउंस हुआ, आपको 138 एनआई एक्ट का नोटिस आया, या फिर ये मान के चले कि आजकल कंपनियां कुछ नया सीखी है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का। पुलिस थानों में तो मुकदमे दर्ज होते नहीं है, जो 420 406 आईपीसी था, जो अभी 316 318 सब सेक्शन 4 वगैरह है, तो उसमें क्रिमिनल कंप्लेंट का जो आपको नोटिस भेजती है, तो उसमें वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होती है उसके अंदर वो कंप्लेंट फाइल करते हैं। और जब भी ये कंप्लेंट फाइल करेंगे उससे पहले आपको एक नोटिस देंगे और आप उस नोटिस का जवाब अच्छे तरीके से दीजिए ताकि यहां पर आपका बचाव हो जाए। और वैसे तो मैं कहता हूं कि प्रायर नोटिस भेजते हो ना, तो प्रायर नोटिस समस्त चीजों का बचाव है, ये मान के चले आप। अब इसी तरह जुडिशियल कोर्ट का एक भाग
सिविल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट में ये मान के चलिए रिकवरी सूट फाइल होते हैं, यानी कि किसी राशि को रिकवर करने के लिए केस फाइल होते हैं, ठीक है, रिकवरी सूट फाइल होते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड हो जाता है तो उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए केस फाइल होता है। इसके बाद लोक अदालत के अंदर कंपनियां जब अपने मैटर को रखती है तो आपको लोक अदालत के नोटिस आते हैं। तो इन सारी चीजों में आपको एक बात बता दूं कि चाहे कोई भी मामला हो, ये कोई आर्बिट्रेटर नहीं है कि कानून की धज्जियां उड़ाएंगे। यहां हर काम चलता है लीगल तरीके से, क्योंकि भारत के कानून की सबसे बड़ी बात क्या है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर चाहे कंपनी कितनी भी मजबूत दस्तावेजों के साथ अपनी बात को रखती है, लेकिन फिर भी यहां पर आपको कोर्ट की तरफ से प्रॉपर प्री कॉग्निजेंस नोटिस आएगा, कॉग्निजेंस नोटिस आएगा और आपको अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर मिलता है। और ये जो सारे केसेस हैं वो अच्छे खासे लंबे चलते हैं। तो यहां पर ये न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में आपको भरपूर अवसर मिलते हैं अपनी बात रखने का। अब बात करते हैं प्रशासनिक कोर्ट। कभी कभी कुछ फर्जी रिकवरी मैसेज करते हैं कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया, कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको भी हो सकता है इस प्रकार का नोटिस आया हो, तो मैं आपको कह दूं कि भारत में इस नाम की कोई कोर्ट नहीं है। कंज्यूमर कोर्ट जरूर है, हर जिले के अंदर कंज्यूमर कोर्ट है। उस कंज्यूमर कोर्ट को कहते हैं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच। उसके ऊपर जो होता है वो राज्य आयोग होता है, उसके ऊपर जो होता है वो राष्ट्रीय आयोग होता है उपभोक्ता आयोग के मामले में। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम की कोई भी कोर्ट नहीं है, तो इस प्रकार के फर्जी मैसेजेस भी वायरल होते हैं। यहां पर आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो कंज्यूमर कोर्ट है ना, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, उसके बाद राज्य आयोग हो गया कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, राष्ट्रीय आयोग हो गया, इसके बाद पीएलए जो स्थायी लोक अदालत है, ये जो सारे हैं ना, ये सारे प्रशासनिक कोर्ट का हिस्सा है। अब कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ये मान के चलो राज्य आयोग के अंदर, राष्ट्रीय आयोग के अंदर और पीएलए के अंदर यहां पर कंपनियां नहीं जा सकती है, यहां पर आप जा सकते हैं, आपका अधिकार है। यदि भारत सरकार, राज्य सरकार या उनकी किसी इकाई से या जो ऐसी कंपनियां जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, या ऐसे कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट जिससे किसी इंसान को कोई तकलीफ है, उसके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है या वो उनसे कुछ रिलीफ चाहता है, तो ऐसे मैटर में इन सारी चीजों के अंदर आप जो लोन डिफॉल्टर है वो जा सकते हैं और यहां पर कोई अधिकार नहीं है कंपनियों को। ये बात भी अपने दिमाग में ध्यान रख लीजिए। अब यहां पर एक चीज आती है डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। यदि आपका लोन 20 लाख से ऊपर की राशि का है तो ऐसी स्थिति में बैंक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जाती है और वहां से ऑर्डर लाकर आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच कराने का काम करती है। लेकिन यहां पर भी आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलता है और इसकी भी अपीली अधिकारिता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा प्रशासनिक कोर्ट के अंदर भी जब ये सरफेसी एक्ट की कार्रवाई करते हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल आता है, एसडीएम का रोल आता है, इनकी भूमिका आती है, ये ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त है आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। कहने की जरूरत नहीं है कि आपने मेरा एक वीडियो अगर नहीं सुना हो तो सुन लीजिएगा। मैं आर्बिट्रेटर हूं, मैं आर्बिट्रेटर हूं का एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है। अगर वो वीडियो अगर आपने सुन लिया ना तो इस मैटर को तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन ये केवल एक वो जो वीडियो है ना मेरा, वो एक पक्षीय आर्बिट्रेटर के लिए है जो कंपनी के हितवत होकर लोन डिफॉल्टर को अनसुना करते हुए जो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है ना, वो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। अब इनका न तो कोई धर्म है, न कोई मजहब है, न कोई सिद्धांत है, क्योंकि इनका मकसद जो एक पक्षीय आर्बिट्रेटर होते हैं वो कानून को ताक पर रखकर काम करते हैं। यानी कि 1000 किलोमीटर दूर से आपको नोटिस भेजेंगे, आप जवाब भी भेजोगे तो वो कहेंगे कोई जवाब नहीं मिला, जबकि आपके पास प्रमाण है।
उसके बावजूद भी इनको लगता है मैं कैसे करके सेक्शन 17 का ऑर्डर पास कर दूं, मैं अवार्ड पास कर दूं और किसी भी तरीके से मैं मेरी फीस प्राप्त कर लूं। मुद्दे की बात, मैं मेरी फीस प्राप्त कर लूं। तो फिर अगर आपने हर बार अगर आपने इनके जवाब दे दिए ना, तो यकीन मान के चलना दुनिया का कोई भी अवार्ड कर ले आपके एरिया में, ये अवार्ड इस सिविल कोर्ट में आता है और इस सिविल कोर्ट में ये अवार्ड एग्जीक्यूट कभी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर प्राइवेट कोर्ट के बारे में आप समझ गए, जुडिशियल कोर्ट में मैंने बता दिया आपको, प्रशासनिक कोर्ट के बारे में मैंने जानकारी दे दी और आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी। अब इस मैटर में मैं आपको यह कहूंगा, ये तो सारी कोर्ट्स हो गई। अब होता क्या मालूम है, कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी कोर्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई होती है ना, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी या एनबीएफसी जब भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो वह पूरे लोन डॉक्यूमेंट यानी कि लोन के दस्तावेज लेकर केस फाइल करती है, जहां पर वो आपके लोन की एप्लीकेशन फॉर्म को पुटअप करती है, जो एग्रीमेंट आपका लोन का हुआ उस एग्रीमेंट को लगाती है, उसने आपको जो जो नोटिस दिए, लीगल नोटिस, ये टेक्स्ट मैसेज वाले नहीं, नोटिस दिए उनको रिकॉर्ड पे लगाती है। उसके बाद आपका लोन स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे लगाती है और फिर आपकी जो कमी है उस कमी को बताते हुए आप पर वो केस फाइल करती है। लेकिन अगर वो ये डॉक्यूमेंट सारे लगाते हैं और वो केस फाइल करते हैं, लेकिन जब हमको कोर्ट का समन आता है ना, तब हमारे पास बचाव के लिए क्या है, दो खुले हाथ काफी नहीं है। यदि आप लोन मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट हो गए और किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते अगर आप लोन शिकार हुए ना, तो आपके पास भी अपने बचाव के लिए प्रायर नोटिस, या आप लोन डिफॉल्ट हुए हो तो प्रायर नोटिस, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, ऑब्लिक रिटर्न लिफाफा। ये रिटर्न लिफाफा क्यों कह रहा हूं मालूम है, क्योंकि कई बैंकें तो नोटिस लेती नहीं है, कई बैंकें तो नोटिस लेती नहीं है और वो इस रिमार्क के साथ वापस लौट के आ जाता है कि इस लेने से मना किया। तो इसीलिए अगर डिलीवरी रिपोर्ट नहीं है तो रिटर्न लिफाफा। एक गलती आप क्या करते हो, जब भी आप नोटिस भेजते हो आप इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग करके डिलीवरी रिपोर्ट निकालते ही नहीं हो। तो ये गलती मत करना, क्योंकि 60 दिन बाद जिस तारीख को आपने पोस्ट किया है उसके 60 दिन बाद डिलीवरी रिपोर्ट रिकॉर्ड पे नहीं रहती है ऑनलाइन। तो इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग सर्च करें और ट्रैकिंग सर्च करके डिलीवरी रिपोर्ट निकालें। तो प्रायर नोटिस हो गया, डाक रसीद हो गया, डिलीवरी रिपोर्ट हो गया, रिटर्न लिफाफा हो गया। ये आपका पहला एविडेंस हो गया जो आपको संभाल के रखना है। मैं आपको सारे एविडेंस की बात बताऊंगा। आपके पक्ष के दस्तावेज क्या होंगे, कंपनी के पास तो ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे जो आपको बचाव करेंगे। तो पहला आपका बचाव हो गया प्रायर नोटिस प्लस डाक रसीद प्लस डिलीवरी रिपोर्ट प्लस रिटर्न लिफाफा। ये केवल पहला मैटर है जहां ये चीज होती है। और साथियों एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि कई लोग क्या करते हैं, एडवोकेट हायर करके नोटिस भेज देते हैं, तो उनके पास जो होता है केवल केवल प्रायर नोटिस होता है और डिलीवरी रिपोर्ट होती है। ये प्रायर नोटिस भी ओरिजिनल नहीं होकर स्कैन कॉपी होती है और रिटर्न लिफाफा भी उनके पास नहीं होता है, क्योंकि अगर लिफाफा रिटर्न हो गया तो वो तो थर्ड पार्टी के पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा अगर आपने एडवोकेट हायर किया है। तो ये डाक रसीद और ये दो चीजें आपने जिन भी एडवोकेट के थ्रू नोटिस भेजा है उनसे तुरंत ले लीजिए। ये चीज आपके लिए जरूरी है, बिना ओरिजिनल डाक रसीद और यदि कोई लिफाफा रिटर्न हुआ है तो ये चीज आपको नहीं मिलने वाली है, बाद में तकलीफ आने वाली है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में यह है कि जब भी कभी कंपनी ने आपको सेक्शन 25 का नोटिस भेजा या फिर सेक्शन 138 का नोटिस भेजा या फिर क्रिमिनल कंप्लेंट का नोटिस भेजा, हम हर टॉपिक पर बात करेंगे। क्रिमिनल
कंप्लेंट का नोटिस भेजा। सेक्शन 25 138 क्रिमिनल कंप्लेंट, इन मैटर में भी आपका ये जो मामला है ना, ये भी आपका एविडेंस होगा। और सेक्शन 25 138 का जो रिप्लाई दोगे और क्रिमिनल कंप्लेंट का जो रिप्लाई दोगे, वो रिप्लाई भी आपका बहुत बड़ा एविडेंस बनने वाला है, ये मान के चलना। थर्ड, ये सारी चीजें हो गई। अब होता है एक बहुत बड़ी चीज जो आपके पक्ष में होती है, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट। यानी कि जब रिकवरी एजेंट आपको हरेसमेंट करते हैं ना, तो उसके लिए जैसे वो आपका पैसा जमा करा देते हैं, घर पे आके बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे मैटर में आपने एनबीएफसी कंपनी को जो मेल किए हैं, मेल एकमात्र मैं यहां करने को कहता हूं, बाकी कहीं कहने को नहीं कहता हूं, एनबीएफसी को वो बैंकों का कंडक्ट डिजाइन ऑब्जर्व करता है, मतलब सबके सामने दिखाता है कि बैंक ने क्या क्या इलीगल एक्ट किए हैं, एनबीएफसी ने क्या क्या इलीगल एक्ट किए हैं। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, ये सारे आपके एविडेंस है जो आपको इन मैटर में बचाव करते हैं। चौथा हो गया आर्बिट्रेशन। जब भी आपके खिलाफ कोई आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होती है ना, तो इस आर्बिट्रेशन की कार्रवाई में प्रायर नोटिस, ये चीजें और ये चीजें, ये सभी चीजें यहां पर भी बतौर सबूत काम करेगी। आर्बिट्रेशन का 62 का नोटिस आया, अगर 62 के नोटिस में ये लिखा है कि सुलह करके पैसा जमा करा तो आ जाओ, पैसा है ही नहीं तो सुलह करके क्या करेंगे, जाके क्या करेंगे, बातचीत करके टाइम पास तो करना नहीं है। तो 62 का कभी कभी लोग रिप्लाई नहीं भी देते तो चलता है, लेकिन 21 का जब नोटिस आया तो आपको उसका रिप्लाई करना है। और आगे जब जब नोटिस आते हैं ना, तब तब जवाब देने हैं। कई लोग ये परेशान होते हैं, और सर मैंने जवाब दे दिया तो भी मुझे नोटिस आ गया, जवाब दे दिया तो भी नोटिस आ गया। तो कारण ये है कि आपने मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं आर्बिट्रेटर हूं, मेरा दर्द भी समझे, वो वीडियो आपने सुना ही नहीं। मैं आर्बिट्रेटर हूं, मेरा दर्द भी सुने, वो वीडियो आपने सुना ही नहीं। अब इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान यदि आपने हर डॉक्यूमेंट को थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है, उसकी डाक रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट संभाल के रखी है, तो यकीन मानिए साथियों कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में कंपनियों को सेटलमेंट करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, लेकिन शायद आप लोग सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये नोटिस आता है, आर्बिट्रेटर का जब भी नोटिस आता है, कई लोग क्या गलतियां करते हैं मालूम है? कई लोग क्या गलतियां करते हैं, आर्बिट्रेटर का नोटिस आया है और उसका जवाब दिलवा रहे हैं वकील के लेटर हेड पर, यानी कि वकील साहब के लेटर हेड पे उसका जवाब दिलवा रहे हैं। आपने कभी आर्बिट्रेशन के नोटिस को पढ़ा है? आप आर्बिट्रेटर के नोटिस को पढ़िए, उसमें लिखा है कि यदि आप थ्रू एडवोकेट आना चाहते हैं तो उनका वकालतनामा पेश करवाएं। समझे आप? यानी कि आपके वकील साहब वकालतनामा पेश करके अधिकृत होंगे, वहां प्रस्तुत होने के लिए, वो अपने लेटर हेड पे जवाब नहीं देंगे, ये ध्यान रखिए। अब वो दे रहे हैं ऑब्जेक्शन, तो ऐसी स्थिति में उनको वकालतनामा पेश करना है। तो यहां पर मेरी सलाह रहेगी आपको कि कभी भी, चाहे आप प्रायर नोटिस दो, चाहे आप सेक्शन 25 का रिप्लाई दो, चाहे आप सेक्शन 138 का रिप्लाई दो, चाहे आप क्रिमिनल कंप्लेंट का रिप्लाई दो, चाहे आप मल्टीपल ईसीएस हिट पे नोटिस दो, चाहे आप आर्बिट्रेशन का कोई रिप्लाई दो, ये सारे के सारे जवाब आपको अपने खुद के नाम से बनाने चाहिए। और खुद के नाम से बनाने का फायदा ये है, कुल 12 फायदे 14 फायदे कुछ बताए थे मैंने एक वीडियो में, अगर आपने सुने होंगे। बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट करके वीडियो लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दिक्कतें हैं तो जाके आप सुन सकते हो, कोई बड़ी बात तो है नहीं है। तो खुद के नाम का भेजने का जो बेनिफिट मिलता है ना, वो ये मान के चलो कि बहुत ही नायाब है, बहुत ही नायाब है। और साथियों एक बात बताऊं, आपके जितने भी लोन है ना, उन लोन का ये टाइम पीरियड है 9 माह। और हमने तो घोषणा कर रखी है कि 25 दिसंबर 2025 को जब हमारा लाइव वीडियो होगा ना, क्या तो कई साथी जो आज हमसे जुड़े हुए हैं वो इस हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे। कारण
कि वो इन सारे तनावों से मुक्ति पा चुके होंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक वैल्यूएबल कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। साथ ही एक बात और कह रहा हूं, यदि कोई कॉल बुकिंग या यूट्यूब मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 2 दिन है आपके पास, डिले ना करें, क्योंकि बाद में कुछ बदलाव हो जाएंगे, फिर हमसे शिकायत मत रखना। थैंक यू सो मच।